गाइस, कैसे हो आप। स्टूडेंट इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। क्या पढ़ेंगे आज हम? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। प्रेपोजिशन औरों से भी आसान है। जो होती है ना, इन, ऑन, एट, अमोंग, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, इन, फ्रंट ऑफ, फार फ्रॉम, ये सारी की सारी पता है, इनके बस यूजेस पढ़ लो। ज्यादातर एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है? इन, ऑन, एट, ये तीन ज्यादा मेन होती हैं और यही ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बट मुश्किल भी मुझे ज्यादा यही लगती है। और जो आसान होती है ना, वे जैसे कि और हो गई, फार फ्रॉम, नियर, बिहाइंड, अक्रॉस, ओवर, ऑन, मतलब ये सारी जो होती है बहुत आसान होती है, ये मुश्किल नहीं होती है। इंटरेस्ट भी आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, प्रेपोजिशन पढ़ाती हूँ। पहले मेरा इनमें इंटरेस्ट नहीं था, पर जब से मैं इन्हें पढ़ाने लगी हूँ ना, मतलब इंटरेस्ट आता है, मुझे मजा आता है कि इनके यूजेस क्या है। अमोंग का मतलब क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ करते हैं, बिटवीन का उपयोग कहाँ करते हैं, और अक्रॉस का उपयोग कहाँ करते हैं, ओवर का उपयोग कहाँ करते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ करते हैं, सिर्फ एक बार उतना पढ़ लो, वही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं पता है जितनी भी प्रेपोजिशन की वीडियो बना रही हूँ, एक बार मेरी उन सारी वीडियोज को देख लो। जितनी प्रेपोजिशंस की वीडियो मैं बना रही हूँ, बस उतनी अगर आप देख लोगे तो आपकी प्रेपोजिशंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पता है क्या मेन है? एक तो मेन है कि जो प्रेपोजिशन है उसका अर्थ क्या होता है, जो ये ना प्रेपोजिशन, उसका अर्थ क्या होता है। और दूसरा इसके अंदर मेन है, जो प्रेपोजिशंस होती है ना, उनका हम उपयोग कहाँ करते हैं, इसके अंदर ओनली ये मेन है। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बाय, अंटिल, फॉर, सिंस, बिसाइड, बिसाइड्स, बिटवीन, अमोंग। ये 8 प्रेपोजिशंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्रेपोजिशंस, 8 प्रेपोजिशन आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। और जितनी भी बचेंगी मैं उनको अगली वीडियो में समझाऊंगी। अब इसके बाद 1 या 2 वीडियो और बनेंगी, उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, हमारे और प्रेपोजिशंस नहीं बचेंगी, ठीक है। तो आज हम ये प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। अब देखो, इसके अंदर हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बाय, अंटिल के अंदर हम फॉर और सिंस के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, और बिटवीन और अमोंग के अंदर डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये 1 2 3 4, 4 दूनी 8, मतलब ये 8 प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, और एक के अंदर 2 के हमें डिफरेंस पढ़ेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बाय और अंटिल के बीच में डिफरेंस क्या है? बाय और अंटिल के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, अब ध्यान से समझना, जो भी होता है उसको पता है समझा करो, रटा मत करो, समझा करो। क्योंकि देखो, हम जब चौथी, पांचवी, तीसरी इन क्लासों में होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर को रटते हैं, तभी अब जब 9th 10th 11th में जाते हैं हमें वो याद नहीं होते। पर जब हम जिन चीज़ों को समझ के करते हैं ना, वो हमें हमेशा याद होते हैं, ठीक है। तो बाय और अंटिल का मतलब क्या होता है? बाय का मतलब होता है नो वर्किंग, और अंटिल का मतलब होता है वर्किंग। मतलब बाय में काम नहीं हो रहा होगा, बाय के अंदर काम नहीं हो रहा होगा, बाद में शुरू होगा। इसके अंदर पहले काम हो रहा होगा, वर्किंग, काम हो रहा होगा, और बाद में नहीं होगा। तो अंटिल और बाय में सिर्फ यही एक छोटा सा डिफरेंस है। इसके अंदर तो काम पहले होगा नहीं, फिर बाद में शुरू होगा। पहले नहीं होगा काम, बाद में शुरू होगा। इसमें पहले काम शुरू होगा, वर्किंग, काम हो रहा होगा, और बाद में किसी एक पॉइंट पर काम रुक जाएगा। यहाँ पर काम नहीं हो रहा होगा और किसी पॉइंट पर कोई काम शुरू होगा। तो यही बाय और अंटिल में डिफरेंस होता है। अब मान लो एक सामान्य सा, सीधा सा, सिंपल सा एग्जांपल है कि आप वीडियो के खत्म होने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। वीडियो के खत्म होने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, और बाद में जब खत्म हो जाएगी, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो अभी काम हो नहीं रहा, अभी तो आप वीडियो देख रहे हो। काम क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है। वो अभी हो नहीं रहा, वो अभी होएगा। तो काम अभी हो नहीं रहा, बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी ना, उस पॉइंट पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आप कर भी देना, ठीक है। तो यू शैल सब्सक्राइब, तुम सब्सक्राइब करोगे माई चैनल, मेरे चैनल को, बाय द एंड ऑफ द वीडियो, वीडियो के एंड में। अब यहाँ किसका यूज हुआ है?
बाय का यूज हुआ है, मतलब कि काम हो नहीं रहा, बाद में शुरू होगा। ठीक है, इसमें क्या है, शी वर्कड अंटिल 5 o'clock, इसका मतलब क्या है कि उसने 5 बजे तक काम किया, मतलब उसने काम करता रहा। अब उसने शुरू कब किया था वो हमें नहीं पता भैया, शुरू कब किया था, 12, 1, 2 बजे, कितने बजे शुरू किया था वो हमें नहीं पता, पर उसने 5 बज गए ना, जब तक 5 बजे तक उसने काम किया, काम चलता रहा। मान लो उसने क्या किया था, मैथ का होमवर्क कंप्लीट किया था। एक लड़का है, उसने मैथ का होमवर्क कंप्लीट किया था, लड़का नहीं क्योंकि शी है ना, तो शी तो लड़की के लिए यूज होता है, तो हम एक लड़की लेके चलते हैं। ठीक है, मोनाक्षी होता है किसी का नाम, तो ठीक है, मोनाक्षी जो है उसने मैथ का होमवर्क किया 5 बजे तक, तो काम चल रहा था और किसी पॉइंट पर आकर, मतलब 5 बजते ही उसने अपना काम रोक दिया, तो काम चलता रहेगा और किसी पॉइंट पर आकर वो काम रुक जाएगा। बाय के अंदर क्या है, काम नहीं हो रहा होगा पर किसी पॉइंट पर आकर वो काम शुरू होगा। सेकंड एग्जांपल से और अच्छे से समझ लेते हैं। आई विल कॉन्टैक्ट यू बाय लेटर, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगी, बात करूंगी, किससे, लेटर के द्वारा, पत्र के द्वारा मैं तुमसे बात करूंगी। ठीक है, तो अभी कर नहीं रही, काम क्या है पहले तो समझो कि काम क्या है, काम ये है कि मैं तुमसे बात करूंगी पत्र के द्वारा, पर वो काम अब हो रहा है, काम नहीं हो रहा, मैं तुमसे पत्र द्वारा बात करूंगी। ठीक है, यहाँ काम हो नहीं रहा, बाद में होएगा, इसलिए कि मैं तुमसे पत्र द्वारा बात करूंगी, तो अभी करूंगी, अभी मैंने की नहीं है, अभी काम हो नहीं रहा, पत्र द्वारा बात करने का काम अभी हो नहीं रहा, अभी तो बस कहा है, बाद में होएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि काम हो नहीं रहा और बाद में होएगा। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, इससे समझ लो आप। देखो इससे ये कितना आसान है ना, काम चल रहा होगा और किसी पॉइंट पर जाकर वो काम रुक जाएगा। यहाँ काम रुक रहा होगा और किसी पॉइंट पर आकर काम चल जाएगा। ठीक है, अंटिल का सेकंड एग्जाम्पल है, आई शैल वर्क अंटिल नाइट, मैं रात तक काम करूंगी। इसके अंदर क्या है, आई शैल वर्क अंटिल नाइट, मैं रात तक काम करूंगी, मतलब कि जो मैं हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, या कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, रात होते ही, रात तक करूंगी, बस रात होते ही मैं उस काम को छोड़ दूंगी, तो काम चल रहा होगा और किसी पॉइंट पर आकर, मतलब रात तक मैं काम करूंगी, फिर किसी पॉइंट पर आकर वो काम रुक जाएगा, रात तक काम करूंगी, फिर बाद में मैं काम छोड़ दूंगी। तो यही होता है बाय और अंटिल के बीच में डिफरेंस। अगर आपको बाय और अंटिल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है तो हम आगे के 2 डिफरेंस कौन से थे, फॉर और सिंस के बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, फॉर और सिंस के बीच में डिफरेंस क्या है। तो देखो, फॉर और सिंस जिस पर लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आज आपको इस पर कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पर कई वो भी आते हैं, मतलब कि इनके बारे में समझाओ, तो आज आपको इन दोनों के ऊपर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको भी ध्यान से सुनना होगा और मैं भी आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो फॉर और सिंस का मतलब क्या होता है। फॉर देखो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम से आपको समझ में नहीं आएगा, वो तो मैंने बस इसको इसलिए लिख दिया है। अगर आपको कहीं भी एग्जाम में आपके टीचर्स लिखने टेस्ट के लिए कह दिया और फॉर का कोई भी एक यूजेस बताओ, तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वैसे इसका क्या मतलब है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है। फॉर का मतलब होता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, और सिंस का मतलब होता है कि उस काम की शुरुआत कब हुई है। फॉर का मतलब होता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें इंग्लिश 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो मैं तुम्हें इंग्लिश कितने घंटों से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। और सिंस कब से पढ़ा रही हूँ, वो शुरू कब हुआ था, पॉइंट ऑफ टाइम बता देता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं कुछ सालों से मुंबई में रह रही हूँ, तो कितनी देर से रह रही हूँ, कुछ सालों से रह रही हूँ, कितने समय से या कितनी देर से कोई काम हो रहा है, तो मैं कुछ सालों से मुंबई में रह रही हूँ। सिंस बताएगा कि मैं कुछ सालों से मुंबई में रह रही हूँ, शुरुआत कब हुई थी, रह तो रही हूँ पर उसकी शुरुआत कब हुई थी। मान लो मैं 2003 से या 2005 से मुंबई में रह रही हूँ, तो शुरुआत कब हुई थी, 2005 से हुई थी। बिल्कुल हमें डेफिनेट टाइम, बिल्कुल हमें निश्चित टाइम मिल गया।
मैं 2005 से मुंबई में रह रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल सिंस ने बता दिया, मुझे बिल्कुल डेफिनेट टाइम। और मैंने अगर इसका यूज़ किया होता, मतलब किया था कि मैं कुछ सालों से मुंबई में रह रही हूँ, तो इसमें हमें पूरा समय नहीं मिला ना, कब से रह रही हूँ, हमें इनडेफिनेट टाइम मिलता है, मतलब अनिश्चित समय मिलता है। एक बात ध्यान रखना कि जो फोर होता है उसके अंदर इनडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय मिलता है, और सिंस के अंदर डेफिनेट टाइम निश्चित समय मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। He has been learning English for 2 hours. वह तुम्हें 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा है। वह तुम्हें 2 घंटे से, मतलब इसमें मेन बात क्या है कि कितनी देर से काम चल रहा है। इंग्लिश पढ़ाने का काम चल रहा है, ओके, पर वो काम कितनी देर से चल रहा है, वो 2 घंटों से चल रहा है। ये तो बस फोर का मतलब तो सिर्फ इतना होता है कि 2 घंटों से काम चल रहा है, बस इतना ही। कितने मिनट से चल रहा है, कितनी सेकंड से चल रहा है, कितने हावर से चल रहा है, कितने डेज से चल रहा है, ओनली फोर ये बताता है। ठीक है, अब इसके अंदर वह इंग्लिश 2 घंटे से सिखा रहा है, ठीक है, पर वो 2 घंटे हैं कौन से, वे शाम के, सुबह के, कल के, आज के, परसों के। तो टाइम होता है वो हमें पक्का पक्का पूरा अच्छे से नहीं मिलता है। ये तो हमें पता चला कि 2 घंटे से पढ़ा रहा है भाई इंग्लिश, पर वो 2 घंटे कौन से है हम इसके अंदर ये नहीं पता चलता। तो फोर का मतलब क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कोई काम कितनी देर से चल रहा है, एक तो ये बताता है, और इसके अंदर जो टाइम होता है वो कैसा होता है, इनडेफिनिट अनिश्चित समय होता है। अब ये किसको बताता है, ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, कि समय के पॉइंट को, मतलब कोई काम कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से, बिल्कुल इस पॉइंट पर ये सिंस बता देता है। ठीक है, नोट क्या है, ये डेफिनेट टाइम निश्चित समय को बताता है। अब सिंस को मैंने कहा था प्रीपोजिशन को हिंदी में लेके मत चलना, हाँ पर 1-2 होती है जिनको हिंदी में लेके चल सकते हो, पर ज़्यादातर नहीं, ये नहीं जो मैंने बता रही हूँ, फोर, सिंस, बाय, अंटिल। ठीक है, तो क्या है, डेफिनेट टाइम निश्चित समय मिलता है। एग्जाम्पल है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2003। मैं दिल्ली में कितने 2003 से मैं दिल्ली में रह रही हूँ। तो इसने पता है क्या किया, इसने ये नहीं कहा कोई काम कितनी देर से हो रहा है, इसने ये नहीं बताया, इसने मैं दिल्ली में रह रही हूँ पर कब से रह रही हूँ, 2003 से रह रही हूँ, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। ठीक है, वह 1985 से मैथ्स सीख रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि वह कुछ सालों से मैथ सीख रहा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैंने कहा कि वह 1985 से मैथ सीख रहा है, तो जो काम हो रहा है ना उसकी जो शुरुआत कब हुई थी ना, वो बताता है सिंस। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल है, वी हैव बीन लिव्ड हेयर सिंस 1985। हम यहाँ रहते हैं 1985 से, हम यहाँ 1985 से रहते हैं। तो कब से रहते हैं हम, 1985 से रहते हैं। तो जो काम है, मतलब जो भी काम हो रहा है यहाँ, तो उसकी पॉइंट ऑफ टाइम शुरुआत बता दी किसने, सिंस ने। ठीक है, तो सिंस का काम यही होता है, किसी भी काम की शुरुआत कब हुई थी, बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल निश्चित समय हमारा सिंस बताता है, और अनिश्चित समय फोर बताता है। ठीक है, कोई काम कितनी देर से चल रहा है, कितनी देर से कोई काम चल रहा है, वो तो फोर बताता है, और उसी काम की या कैसे भी काम की शुरुआत कब हुई है वो सिंस बताता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, फोर का मतलब होता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, और सिंस का मतलब होता है कि उस काम की शुरुआत कब हुई है। जैसे कि वह 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो कब से, कितनी देर से इंग्लिश पढ़ा रहा है, 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा है। अब मैं कहूँ कि वह 4 सितंबर से इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल हमें निश्चित शुरुआत कब हुई थी, 4 सितंबर को शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब वो मान लो मैं पूरा लिख देती हूँ, 4 सितंबर 2022, 4 सितंबर 2022 से वह इंग्लिश सिखा रहा है। तो इसके अंदर में निश्चित समय मिल जाता है, सिंस के अंदर बिल्कुल शुरुआत कब हुई थी किसी चीज की। ठीक है, तो फोर और सिंस के अंदर ओनली सिर्फ यही डिफरेंस होता है। हमने 4 डिफरेंस पढ़ लिए हैं, बाय, अंटिल, फोर और सिंस। अब हमारा बचता है बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। दोस्तों शुरू करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में अंतर। तो बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में अंतर क्या है तो देखते हैं। तो पेन ले लेते हैं, मार्कर। बिसाइड का मतलब क्या होता है, देखो नियर, नियर मतलब कि बाजू में, समीप। अगर कोई आपके बाजू में या आपके समीप खड़ा है, मान लो मैं यहाँ हूँ तो मेरे बाजू मतलब कि इस साइड या इस साइड,
आगे है पीछे नहीं, अगर आगे है तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे है तो बिहाइंड, ऐसे नहीं। अगर मेरे बाजू में खड़ा है, समीप खड़ा या इस साइड या इस साइड, तब हम यूज करेंगे बिसाइड का। जैसे कि यहाँ ये जो बॉक्स है इसके बाजू में बॉल, जो बॉल है वो बॉक्स के बाजू में है, तो हम यूज करेंगे बिसाइड का। ठीक है, जैसे कि सोनिया इज स्टैंडिंग बिसाइड द फ्रिज, जो सोनिया है वो खड़ी है कहाँ, फ्रिज के बाजू में। अब देखो यहाँ बिसाइड आ गया, अगर आपको बिसाइड का मतलब पता है तो आप समझ जाओगे कि जो सोनिया ऐसे है और जो फ्रिज है यहाँ, फ्रिज के बाजू में सोनिया खड़ी है, तो हम यूज करते हैं दोस्तों बिसाइड का, अगर कोई चीज बाजू में खड़ी हो। ठीक है, तो यहाँ ये जो बॉल है ये बॉक्स के बाजू में है ना, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन किसकी है, बिसाइड की। ओके, तो आगे है मोहन वाज सिटिंग बिसाइड सोहन, मतलब मोहन ऐसे बैठा, बिसाइड आ गया, यहाँ देखो बिसाइड आ गया, मतलब मोहन वाज सिटिंग बिसाइड सोहन, सोहन के बाजू में मोहन बैठा है। मान लो सोहन यहाँ बैठा है तो सोहन के बाजू में मोहन बैठा है। ठीक है, तो बिसाइड का यूज हम उसी में करते हैं, बहुत छोटा है, बाजू में समीप में यूज करना हो तो हम बिसाइड का कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको कुछ एक पिक्चर दिख रही होगी, उसके अंदर क्या है, सारी की सारी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। वैसे तो एक बार उन्हें देख लो, रिवीजन हो जाएगा। अब मुझे तो नहीं दिख रही है, तुम्हें ही दिख रही होंगी। क्या है ये, इन फ्रंट ऑफ, नियर, बिहाइंड, अक्रॉस, ओवर, ये आपको दिख रही होंगी ना, तो इन सबका मतलब समझ लो। फार फ्रॉम मतलब दूर, या इन फ्रंट ऑफ मतलब दूर, मतलब इन फ्रंट ऑफ होता है आगे, फार फ्रॉम मतलब बॉक्स से दूर है कोई चीज, दिख रहा होगा आपको, बॉक्स से दूर है तो फार फ्रॉम, अगर बॉक्स से आगे है तो फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, बॉक्स से पीछे है तो बिहाइंड, अगर बॉक्स के ऊपर है पर छुरी रखा, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑन, अबव, ओवर, इसमें ज्यादातर लोगों को कंफ्यूज होता है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब ऊपर होता है। अब देखो कि द पेन इज ऑन द हैंड, जो पेन है वो मेरे हाथ के ऊपर है, तो अबव में भी ऊपर है और ऑन में भी ऊपर है। अगर टच है, ऊपर है और अगर टच है तो यूज होगा ऑन, और अगर ऊपर है टच नहीं है तो यूज होगा अबव। ओवर का भी यूज ऊपर के लिए करते हैं, ऊपर है, बिना टच है और मूवमेंट भी है, जैसे कि मेरे ऊपर चिड़िया हैं ऐसे ऐसे करके मतलब जा रही हैं, तो मूवमेंट में है ना, तो ऊपर हो और बिना टच हुए मूवमेंट में हो तो करते हैं ओवर का यूज, ऊपर हो बिना टच हो तो हम यूज करते हैं अबव का, ऊपर हो और टच हो तो हम यूज करते हैं ऑन का। ठीक है, तो आपके पिक्चर दिख रही होगी, इसके अंदर पिक्चर से समझ में आ जाएगा आपको, और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम बिसाइड्स को देखते हैं। तो बिसाइड्स का मतलब होता है, मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं, मैं बता देती हूँ, इसका हम यूज करते हैं इसके अलावा, मतलब अलावा के लिए, अलावा जो शब्द है ना उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है, तो अलावा शब्द आ गया। मैं कह रही थी ना कि प्रीपोजिशन को कई कई ऐसे होते हैं इनको हिंदी में भी लेके समझना पड़ता है, तो इसका तो हिंदी में ही समझना पड़ेगा भैया। बिसाइड्स मतलब कि अलावा, इसके अलावा, तो अलावा के लिए यूज कर सकते हैं बिसाइड्स का। आपको कोई भी अलावा का शब्द बोलना है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, या पेन के अलावा मेरे पास किताब भी है, तो आप यूज कर सकते हो बिसाइड्स का। जैसे कि शी हैज नो वन, उसका कोई नहीं है, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, तो बिसाइड्स का यूज ही हम वहां करते हैं इसके अलावा के लिए। ठीक है, आई हैव कॉपी बिसाइड्स पेन, मेरे पास कॉपी है बिसाइड्स पेन, पेन के अलावा मेरे पास कॉपी है। ठीक है, तो सिर्फ अलावा के लिए बिसाइड्स का यूज करते हैं, बाजू या समीप कोई चीज हो तो उसके लिए यूज करते हैं बिसाइड का। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं जब भी मतलब दिमाग में आएगी, या मैं आपको हर वीडियो में या एक दो बार तो छूट भी जाएगा, कोई ना कोई इंग्लिश का नया सेंटेंस या कोई भी एक जो मेन बात होती है इंग्लिश के अंदर वो आपको लेके आऊंगी। तो देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, वह गया गया, आपने सुना होगा वह गया गया। ठीक है, तो इसके अंदर अब आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे,
कैसे करोगे ट्रांसलेट, समझ में नहीं आ रहा ना। गया गया मतलब गया गया, आ पीछे आ की ध्वनि आ रही है, आ की ध्वनि आ रही है तो पास्ट में कि वह गया गया, तो गया ना, वो तो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो ही गो जा रहा है ना, तो मतलब गया, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट, तो ही वेंट वेंट ये लिखोगे नहीं। कुछ इंग्लिश के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। कुछ शब्द आप देखते हो ना कि मतलब आसपास हमारे माँ बाप या चाचा चाची कोई भी पूछ लेता है, हमारे टीचर्स कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, तो उनको पकड़ा करो, उनको दिमाग में लिया करो। वे ऐसे होते हैं जिनका कुछ वो नहीं होता, मतलब कि कोई रूल नहीं होता, उनको समझना पड़ता है। तो ऐसे यहाँ है, यहाँ वह गया गया, तो गया एक स्थान का नाम है। ऐसे कहते हैं कि वह दिल्ली गया, वह मुंबई गया, तो इसी का मतलब है कि वह गया गया। तो इसमें क्या आएगा कि ही वेंट टू गया, ठीक है, ही वेंट टू गया। ओके, समझ में आया। तो इसके अंदर यही था, गया एक स्थान का नाम है। ओके, समझ में आया। तो ये पूछे जाते हैं, इन नॉलेज को पता है, दिमाग में लिया करो। कुछ कुछ ऐसे पूछे जाते हैं तो दिमाग में लेते रहा करो इन्हें, ठीक है। और एक और बात थी कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आपने सुना होगा आदेश के जो वाक्य होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसे रखो, तो मैं आदेश दे रही हूँ ना, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, पुट इट। पुट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे पहले। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यही होते हैं। और भी मुझे आगे मिलेंगे एक दो, मैं आपको बताती रहूंगी, ठीक है। तो हमने 6 प्रेपोजिशंस पढ़ ली हैं और अब हमारी आगे की 2 प्रेपोजिशंस बचती हैं जो है बिटवीन और अमोंग। और अब हम उनके बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। बिटवीन और अमोंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, दोनों का मतलब होता है बीच में, दोनों का यूज हम बीच के लिए करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या वस्तु बीच में है तो हम बिटवीन और अमंग दोनों का यूज करेंगे। पर अंतर क्या है, बिटवीन का यूज हम जब करेंगे जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में कोई चीज है। मान लो मेरे यहाँ और यहाँ कोई भी 2 व्यक्ति खड़े, उनके बीच में हूँ, यहाँ 2 वस्तु है, कोई भी 2 फ्रिज है, 2 अलमारियाँ, कुछ भी है, उसके बीच में हूँ, तो मैं यूज करूंगी बिटवीन का। और मेरे आस पास अलमारी है बहुत सारी और उसके बीच में मैं हूँ, तो मैं यूज करूंगी अमोंग का। इससे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक है। जैसे कि 2 बॉक्सेस के बीच में बॉल है ना, BO मतलब, और BA से आपको डिफरेंस समझ आएगा। बॉल मतलब BA, बॉक्सेस मतलब BO, ठीक है। द बॉल इज, जो बॉल है वो कहाँ है, बिटवीन द बॉक्सेस, बॉक्सेस के बीच में है। बिटवीन का मतलब यहाँ क्या है कि कोई 2 बॉक्स है उनके बीच में, सिर्फ 2 के लिए, ठीक है। और ये अनेकों के लिए, 2 से अधिक के लिए। जैसे कि यहाँ बहुत सारे आपको बॉक्सेस दिख रहे होंगे, उनके बीच में बॉल है, ऐसा पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि जो है बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उनके बीच में बॉल है। तो द बॉल इज अमोंग द बॉक्सेस। अमोंग का मतलब अगर आया है तो आप समझ जाना कि मतलब बहुत सारे बॉक्स हैं और उनके बीच में बॉल है। तो इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है। आज हमने 8 प्रेपोजिशंस पढ़ ली हैं और जितनी प्रेपोजिशंस बचेंगी तो मैं उनको अगली वीडियो में भी पढ़ा दूंगी। तो आज की हमारी वीडियो सिर्फ इतनी थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।